what is the what is period of appointment of the controller and auditor general of भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? ठीक है, अब देखिए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? जो भी संवैधानिक पोस्टें होती हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, मगर इनका टेन्योर कितना है, पूछा भी यही है क्वेश्चन। पीरियड क्या है इनके, टेन्योर क्या है? 6 साल अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी कर ले। हाँ जी, देखिए चाहे वो जी अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ठीक है, इनकी जो टेन्योर होता है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट होती है, वो 6 साल या 65 वर्ष तक एज की विच एवर रीजन, ठीक है, या तो वो 6 साल होंगे या फिर 65 ईयर्स हो, ठीक है, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए उसके अपॉइंटमेंट किए हुए, या फिर 65 वर्ष की एज हो जाए। पर ज्यादातर केसेस में 65 वर्ष एज हो जाती है, क्योंकि वो एज डी होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो 6 साल पूरा करें, क्योंकि उनकी एज ज्यादातर कोई 62 का, 64 का, 63 का, तो वो 65 वर्ष हो जाती है। कोई 2 साल रहता है, कोई 1 साल ही रहता है, कोई 3 साल रहता है, ठीक है। चलिए, जैसे अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए टेन्योर नहीं होता, ठीक है। हाँ, 65 वर्ष एज जो है वो मस्ट है उसके लिए, क्योंकि रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। 6 साल वाला कंडीशन उसमें नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बनता ही ऐसे है, और अगर बन भी जाए बाय चांस तो वो तब तक रहेगा जब तक 65 साल उसकी उम्र नहीं हो जाती, ठीक है। उस केस में 6 साल का क्लोज जो है वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस। हाँ, बट ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, आईएएस होते हैं, ये सीनियर मोस्ट रिटायर्ड होने के बाद भी ये पोस्ट पे बैठते हैं, तो इनको जो है वो 65 इयर्स की एज तक रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, या फिर 6 वर्ष तक। तो ये सही है, सी ऑप्शन। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, ठीक है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं इनको। और इनका काम क्या है कि जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना, ऐसा नहीं कि ये करते हैं, बट इनके ऑफिसर्स, इनके जो एम्प्लॉइज कर्मचारी हैं वो करते हैं। तो ये एक मेन अथॉरिटी है, ये एक संविधानिक मुखिया है, हेड है, ठीक है। और तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151, ठीक है, ये जो 4 आर्टिकल है, 148 से 151, ये है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जुड़ी, ठीक है। एक और पोस्ट होती है ऐसी ही, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल सुना होगा आप। वो होती है जिसको हम बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, और कंट्रोलर नहीं, सॉरी, अटॉर्नी जनरल उसका इंग्लिश में कहते हैं। और वो है आर्टिकल 76 में, ठीक है, वो आर्टिकल 76 में। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका क्या मेन काम होता है? एक्चुअली वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट करेगा कौन? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी, मगर थ्रू प्रेसिडेंट ही अपॉइंट होगा, तो उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। उनका भी टेन्योर जो है वो कभी फिक्स नहीं होता, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, 6 वर्ष, 65 वर्ष, कोई रिटायरमेंट एज कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपनी पोस्ट तक रहते हैं, चाहे वो 6 साल रहे, चाहे वो 2 साल रहे, चाहे वो 6 महीने रहे, चाहे वो 10 साल रहे, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। देखो, बोलने का तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट तो किसके रिकमेंडेशन पे काम करेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
ठीक है, मेनली प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल नहीं चाहिए हमें, तो वो अटॉर्नी जनरल हट जाएगा। ठीक है, आज बोलेंगे शाम को हट जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि नाम प्रेसिडेंट का है, एक्चुअल में काम हो रहा है, बट क्वेश्चन आएगा तो प्रेसिडेंट ही होगा, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उनका कोई टेन्योर फिक्स होता नहीं है, लाइक गवर्नर। जैसे गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं होता, वैसे ही अटॉर्नी जनरल का भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। गवर्नर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, सेंटर के द्वारा रिकमेंडेशन उन्हीं की होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपने ध्यान रखें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के बारे में सुबह पढ़ रहे थे 280 आर्टिकल में। ठीक है, उसमें जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके डिसीजन होते हैं। ठीक है, अभी 16वां वित्त आयोग बैठा हुआ है इंडिया। ठीक है, 10th फाइनेंस कमीशन जो है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अरविंद बनगड़िया। ठीक है, तो अभी उसकी सिफारिशें लागू होंगी, अभी हुई नहीं है, हो जाएंगी, 26 में होगी, 26 से स्टार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? द चेयरमैन राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नन ऑफ दिस। देखिए, राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा जो है वो तो विघटित होती नहीं। ठीक है, राज्यसभा जो है वो विघटित होती नहीं है, उसको डिसॉल्व भी नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता उसको, ना प्रेसिडेंट, ना चेयरपर्सन, ना कोई ज्वाइंट सेशन, कुछ नहीं, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक अपर हाउस है, ये परमानेंट हाउस है। ये इसमें जो है वो मेंबर्स का टेन्योर फिक्स रहता है 6 साल का। ठीक है, कोई भी मेंबर अगर राज्यसभा का मेंबर बनता है, कोई भी आदमी, तो वो 6 साल के लिए, जिस दिन अपॉइंट होगा उसके 6 साल बाद वो ऑटोमेटिकली उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, और उनकी जगह एक और मेंबर जो है डायरेक्ट इलेक्शन से वो अपॉइंट कर दिया जाएगा, बैठ जाएगा। मगर वो कभी भी, ये सदन जो है वो भंग नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। ये अपर हाउस है राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का, और परमानेंट हाउस। ठीक है, डिसॉल्व कौन होता है? लोकसभा। और लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, कौन भंग कर सकता है, बताएंगे आप? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, किसके पास? हाँ जी, प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर। सर देखिए, प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे तब होता है जब प्रधानमंत्री चाहेगा, पर प्रधानमंत्री क्यों चाहेगा कि मेरी सरकार गिर जाए? ठीक है, आप देखिए, अगर आप सोचें तो प्रधानमंत्री क्यों चाहेगा अपनी सरकार में गिरा दूं? ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जब उसको रिजाइन करना पड़ता है या उसको रेकमेंड करना ही पड़ता है। ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना रेकमेंड कि हाँ मेरी सरकार गिर जाए, है ना। ये करता है कि हालात कैसे हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि हालात गड़बड़ाने वाले हैं पहले से, ठीक है, तो इसीलिए वो पहले ही प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर देंगे कि हाँ, होता तो जरूर है कि प्रेसिडेंट को वो ही रेकमेंड करेंगे, या प्रेसिडेंट को जब लगता है तो वो अपने आप से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को आपको रेकमेंड ही करेंगे तभी होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इस चीज में डिस्क्रिप्शन होती है, विवेकाधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से, बट ये चीज जरूर है कि जब कंडीशंस बिगड़ती हैं तब प्रेसिडेंट से पहले ही प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं, बता देते हैं कि हमें आप रिजॉल्व कर दो क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती हैं, और वो सरकार गिरने के केस पे होता है तब डिसॉल्व होती है। ठीक है, जब बहुमत कम होता है, पार्टियां इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है, समर्थन ले लेती हैं पार्टीज, तब होती है चीज। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम और लिमिट ऑफ 0R? 0R क्या होता है, और 0R की एक लिमिट क्या हो सकती है? मैक्सिमम 30 मिनट्स। हाँ जी, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 सर, 30 मिनट्स, 30 सर, 30 मिनट्स। मैक्सिमम लिमिट 30 मिनट्स से हो सकती है।
देखिए इसका तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है। देखिए जब भी हमारे पार्लियामेंट का कोई भी सेशन बैठता है, ठीक है, 3 सेशन बैठते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है सबसे पहले साल की शुरुआत में बजट सेशन, फिर बीच में आता है मॉनसून सेशन जो अभी आएगा जुलाई में, और एक होता है लास्ट में विंटर सेशन, ठीक है। तो सबसे लंबा चलता है वो बजट सेशन होता है और सबसे छोटा जो चलेगा वो विंटर सेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी 3 सेशन बैठते हैं तो तीनों सेशन में जब उनकी कार्रवाई शुरू होती है तो वो होती है 11 बजे, ठीक है। कब होती है? 11 बजे। और 11 से 12 जो होता है वो होता है प्रश्नकाल, ठीक है, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। और 12 से 1 जनरली एक बोल सकते हैं कि एक व्यवस्था है, 12 से 1 जीरो जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो करना ही होता है, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते। और 0 आवर जो होता है उसमें कुछ स्पेशल डिस्कशंस की जाती है, कुछ मुद्दों के ऊपर, हॉट मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस की जाती है। वो एडजर्नमेंट मोशन भी होता है, वो अलग बात है, वो उससे अलग होता है, ठीक है। वहां पे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई घटना होगी देश में, उसके ऊपर एक जरूरी डिस्कशन डिबेट करनी है ना, उसके ऊपर उस मुद्दे को रखना है, वहां पे चर्चा करनी है, तो वो एडजर्नमेंट होता है। पर जो 0 आवर होता है वो मैक्सिमम 1 घंटा तो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है 1 घंटा तो होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक। और ये टाइम होता है 0 आवर बहुत पहले से शुरू नहीं किया गया है, ये 1967 के बाद शुरू किया गया था 0 आवर, ठीक है। और 0 आवर जो होता है ये जनरली 12 से 1 के बीच में रखा जाता है, मैक्सिमम 1 बजे तक हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम तो 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि मैक्सिमम पूछा है इन्होंने तो 1 घंटा होना चाहिए, ठीक है। और 1 घंटा तो यहाँ कहीं है नहीं, नन ऑफ दिस शुड बी राइट, ठीक है। फिर भी ये नन ऑफ दिस यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है। बाकी देखिए 0 आवर के प्रसाद के अंत पद पर रहता है, who remains in office as long as the president of India wishes। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो अपने ऑफिस में रहेगा, ऐसा अभी बताया भी था मैंने। एक तो रहता है अटॉर्नी जनरल, दूसरा कौन बताया? गवर्नर, राज्यपाल। और यहाँ, हाँ जी, तो यहाँ देखो प्रेसिडेंट जो है खुद, सॉरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट के चाहने से थोड़ी ना होगा, ठीक है। उनका एक टेन्योर है, मैंने बताया अभी 65 साल, तो 65 साल की रिटायरमेंट एज है, जब वो 65 को होगा तो रिटायर हो जाएगा, प्रेसिडेंट के चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर कोई बना है तो वो प्रेसिडेंट के चाहने से नहीं होगा, ठीक है। कि प्रेसिडेंट जो पूरी नॉर्मल टर्म जो है, सॉरी, स्पीकर जो है वो पूरी नॉर्मल टर्म निभाएगा जब दूसरी। और एक बात वो भी ये ध्यान रखना कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो कभी भी इमीडिएटली जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट, तो वो रिजाइन नहीं करता अपनी पोस्ट से, ठीक है। वो रिजाइन तब करता है जब नेक्स्ट लोकसभा बैठ जाती है, ठीक है, तब वो रिजाइन करता है। तब तक उस चेयर को खाली नहीं करते हैं जब तक नेक्स्ट लोकसभा का गठन नहीं होता। फिर वहां पे प्रोटेम स्पीकर बिठाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर जो कि शक्ति दिलाने का काम करता है। फिर वहां पे एक अगली विधान मतलब लोकसभा का स्पीकर जो है वो चुना जाता है, तो बीच में प्रोटेम स्पीकर आता है। जस्ट प्रोटेम स्पीकर से पहले जो पिछला स्पीकर होता है वो रिजाइन करता है, बीच में स्पीकर कभी भी रिजाइन नहीं करता। बाकी एमएलए तो रिजाइन कर देते हैं, सॉरी एमपी, अगर स्पीकर नहीं करता एकदम से रिजाइन, ठीक है। ये आगे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था स्पीकर के बाद, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो भी नहीं करेगा ऐसे। हाँ, गवर्नर जरूर करेगा, क्योंकि गवर्नर का जो भी टेन्योर होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होता है, प्रेसिडेंट के विश पे ही होता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो 6 महीने भी रह सकता है, 6 साल भी रह सकता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो वो 6 दिन के अंदर भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है।
तो गवर्नर शुड बी द राइट आंसर हियर। गवर्नर जो होता है उसको मैंने सुबह भी बताया था शायद कि जो गवर्नर को अपॉइंट जो है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मतलब सेंटर ही करेगा पर वो नाम प्रेसिडेंट का आएगा, तो प्रेसिडेंट की विश पे ही रहेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, बट नाम का है वैसे तो उसके पीछे सेंटर ही करता है। चलिए, तो आंसर तो प्रेसिडेंट ही होगा और ये आंसर यहाँ पे गवर्नर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विश पे गवर्नर का टेन्योर देखा जाता है। अटॉर्नी जनरल भी वैसे ही होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल एक ऐसी पोस्ट है जिसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट होता है। अभी कौन है अटॉर्नी जनरल इंडिया की, अभी बता दीजिए अगर याद है। आर वेंकटरमणी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। पहले थे हमारे कुछ क्या नाम था के, हाँ, के वेणुगोपाल, हाँ वेणुगोपाल थे, और अब है वेंकटरमणी, ठीक है, आर वेंकटरमणी। तो आर वेंकटरमणी जो है वो अटॉर्नी जनरल है इस टाइम पे, ठीक है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये चीजें जो आप पढ़ते हैं तो इसको साथ में देखना भी है, ठीक है। वैसे के संजय मूर्ति, ठीक है, पहले मुर्मू थे, बहुत टाइम मुर्मू भी रहे, ठीक है। और अब ऐसे ही संजय मूर्ति है, पूरा नाम तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता बट है, ठीक है। तो जैसे नाम थोड़े याद रखने, कई बार हाँ, तो नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। मुर्मू भी काफी टाइम रहे, अब वो होंगे। देखिए, टाइम तो रहे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंपता है। किसे सौंपता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र? हाई कोर्ट जज एड्रेस लेटर टू रेजिग्नेशन ऑफ, हाँ जी, प्रेसिडेंट। अभी देखिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और अगर उनको रिजाइन देना है इन केस तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो बिल्कुल सही है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट भी करेगा हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो कोई दूसरा नॉर्मल जज हो, ठीक है। अगर इन केस वो रिटायरमेंट से पहले रिजाइन देना चाहते हैं तो वो रिजाइन किसको सौंपेंगे? जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट को ही, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है the most controversial amendment passed during the emergency was? आपातकाल के दौरान 42 आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था। तो 1976 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, जो कि 42 संविधान उसके प्रावधान खत्म किए गए थे और कुछ बहुत सी चीजें ऐड भी की गई, ठीक है। तो कुछ हटाया गया, कुछ ऐड किया के नाम जो चीज संविधान संशोधन ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट मानी जाती है हिस्ट्री में, ठीक है। अमेंडमेंट कितनी अमेंडमेंट हुई हैं आज तक भारत के संविधान में? तो वो करते रहेंगे हम। अब होता क्या है कि जो राज्य की जो भारत संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये जितना भी टैक्स का पैसा, जितना भी गवर्नमेंट के सोर्सेज का जो पैसा है वो जाता है, वो इसी फंड में आता है, ठीक है। वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ संचित होता है, इकट्ठा होता है,
फ्लक्चुएट होता रहता है, वो पैसा यहाँ पड़ता रहता है और उसमें वो जो होता है वो तो कहीं पे भी देखो ठीक है, वो गवर्नर बेशक वो सेंटर ने अपॉइंट किया है, मतलब सेंटर के थ्रू प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, बट काम तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में कर रहा है। ठीक है, जैसे हिमाचल का गवर्नर जो है उसको सैलरी हिमाचल के कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में से दी जा रही है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है यहाँ से जो है वो सेंटर के लिए दिया जाता है पैसा। ठीक है, सेंटर में जैसे मान सकते हैं आप कि वहां पे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल हैं, वो उनकी सैलरीज का, उनके भत्तों का जो पैसा है, उनकी फैसिलिटीज के लिए वो वहां से दिया जा रहा है। बट जब एक गवर्नर जो है एक राज्य में काम कर रहा है तो वो राज्य के जो संबंधित राज्य में जो जिसमें है वहां पे उससे उसको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आईएएस आईपीएस या फिर कोई ये होते हैं ऑफिसर आईएएस आईपीएस, इनको भी सेंटर के फंड से पैसा नहीं दिया जाता है। जब ये किसी स्टेट कैडर में जॉब कर रहे हैं, माना कि कोई आईएएस झारखंड का है और उसको हिमाचल कैडर मिलता है, तो हिमाचल की सरकार, हिमाचल के पैसा जो है, हिमाचल गवर्नमेंट का पैसा जो है उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो सर्व तो हिमाचल को कर रहा है। ठीक है, तो जब तक वो हिमाचल में रहेगा, ठीक है, जब तक वो हिमाचल में रहेगा तब तक उसको सैलरी हिमाचल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बट ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ये आपको कहीं और किसी सेंटर में जाएंगे, कभी स्टेट्स में आएंगे, तो जहां जाएंगे वही वो पैसा देंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली पेंशन जो होती है वो इनको सेंटर ही देता है लास्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने तो स्टेट में भी काम किया, इसने उस स्टेट में भी काम किया, तो गवर्नर यहाँ का भी रहा वहां का भी रहा तो सारी स्टेट्स मिलके देंगी पेंशन, वो नहीं होता ऐसा। ठीक है, वो फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पेंशन जाती है जब वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट का भी अलग से फंड होता है और सेंटर का तो होता ही है। नेक्स्ट है, which language is not recognized in the English नहीं है, ये 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? अंग्रेजी। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि इंग्लिश जो है वो हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं टोटल? 20। ठीक है, 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं वो 22 है और 22 में से इंग्लिश नहीं है। ठीक है, संस्कृत होगी, हिंदी होगी, उर्दू, नेपाली, सिंधी, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, जितनी भी रीजनल है, पंजाबी, डोगरी, ये सब मिलेंगी, बट इंग्लिश नहीं। ठीक है, तो 22 तो ये हो गई। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे हाईएस्ट जिसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइज है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इंडिया का लिटरेचर में। तो किसको मिला है, कहाँ से थे वो, अभी डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन भी भेजा था मैंने, क्या नाम है उनका? हिंदी भाषा के लिए दिया गया उनकी विनोद कुमार शुक्ल। हाँ, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला, उनका नाम पेपर में कहीं ना कहीं मिलेगा देखने। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, और उसमें मैंने आपको उनकी नॉवेल्स भी बताई थी, उनके नाम भी लिखे हैं। ठीक है, उनकी नॉवेल्स के नाम भी याद रखने। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है कि वो कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से, आई थिंक रायपुर से। ठीक है, और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ था। ठीक है, ये चीजें एक एमसीक्यू भी भेजा था मैंने और ऐसे भी डिस्कस की है। अभी एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है, वो भी आपके लिटरेचर में मिलता है, लंदन यूके देता है उसको, ब्रिटेन। ठीक है, किसको मिला वो भी एक इंडियन लेडी को मिला है। बानू मुश्ताक। क्या नाम है उनका? बानू। तो बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, हार्ट लैम्प है ना? हाँ, हार्ट लैम्प।
और उसको फिर एक महिला ने ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश में, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड वर्जन को ही मिलता है। वैसे वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई 12 शॉर्ट स्टोरीज है, उसको दीपा बस्ती ने उसको जो है वो ट्रांसलेट किया, रिवाइज करते रहा करो। चलो मैं तो बीच बीच में बताता रहता हूँ। नेक्स्ट है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह की बॉडी है? वैधानिक निकाय है सर, स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ जी, वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो वैधानिक निकाय क्यों बोलेंगे हम इसको? क्योंकि सर ये जब संविधान बना था उस समय नहीं बनी थी, ये बाद में बनी। हाँ जी, अब देखिए इसको वैधानिक निकाय कहेंगे, संवैधानिक निकाय नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए ये 12 अक्टूबर 1993 को बना, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993, 1993। तो एक तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कब बना था, किस वर्ष में, ठीक है। तो ये बना था 1993 में, 1993 1993 में बना था। और ये स्टैट्यूटरी लॉ है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लॉ मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है। ये जब संविधान बना था तब नहीं था, ठीक है, क्योंकि 1993 में पार्लियामेंट ने बनाया, एक प्रॉपर कानून बिल लेके पास किया और उसको प्रेसिडेंट ने साइन किए, सेंड किया और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, लाइक GST बोलूं मैं, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संविधान ने GST के बारे में तो नहीं लिखा था, पर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दी। तो अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट करती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चीज को अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। लाइक GST की जो काउंसिल है वो एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 279 में वो ऐड किया गया है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो वो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे सेंटर में, ठीक है, जैसे निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसके लिए एक प्रॉपर कानून लाया गया, मतलब एक प्रॉपर बिल लाया गया, में उसको पास किया गया और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ये जो लिखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी देखें तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ओरिजिनली है वो वहां, ठीक है। जैसे GST का बताया वो अमेंडमेंट करके डाली गई है, तो वो भी एक संवैधानिक निकाय है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया, तो वो भी एक संवैधानिक निकाय है। इस तरह से याद रखें। एक तीसरी चीज और लिखी है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? लाइक प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। मतलब संविधान में उनको अतिरिक्त दर्जा दिया गया है। संविधान में एक्चुअल में थी नहीं थी वो, मगर संविधान में उसको जो है वो ऐसे ही, ना तो स्टैट्यूटरी है वो, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो, उसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, या फिर मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया और उसको स्थापित कर दिया, ठीक है। लाइक नीति आयोग, जब प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया, तो मोदी जी ने बोला इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो कुछ नहीं हुआ उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ी या पार्लियामेंट कोई बिल लाया गया, पास किया गया, नहीं। उन्होंने, सरकार ने चाहा, उसको बदल दिया, उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। अगर कल को और कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है,
उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके साथ डील करता है? रिक्रूटमेंट मैटर्स, प्रमोशन मैटर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर। देखिए जो ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं इनका मेन काम क्या होता है? तो देखिए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है एम्प्लॉय तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा, अगर किसी राज्य स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उसके लिए स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज या फिर ऑफिसर्स किसी भी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आइदर स्टेट और सेंटर, ठीक है, अगर वो स्टेट में है तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा और सेंटर में है तो सेंटर। तो वो क्या करते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज मैटर होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी रिक्रूटमेंट और सर्विस में कोर्ट में नहीं जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ट्रिब्यूनल में भी जजेस ही होते हैं, ठीक है। तो उनका जो डिसीजन होता है एक्चुअल में वो ऐसा भी नहीं होते हैं, सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो बट फिर भी उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उनके मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स, जितने भी सर्विस मैटर होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट है इसको लेकर, कोई बंदे को लगता है कि मेरा पैसा जो है वो उन्होंने गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया या कहीं खा गए या मेरी छुट्टियां खत्म कर दी, होता है ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट चले रहते हैं कई बार एम्प्लॉइयों के, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होते हैं, ठीक है। तो इसमें डी आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटी के, सुबह 5-6 किए थे, बाकी अभी की। पॉलिटी को अगर आप देखें तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट ये जो आपकी थोड़ा, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका इकोनॉमी का, यहाँ इकोनॉमी शुरू हो जाती है कि राष्ट्रीय आय को इससे भाजित करके प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये तो शायद मैंने डिस्कस भी किया है कि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, किससे डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हाँ बिल्कुल, देखिए पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकल सकती है, मैंने कल किया था डिस्कस थोड़े दिन पहले भी ये, कि जो नेशनल इनकम होती है, जो टोटल इनकम है राष्ट्र की, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द कंट्री, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ द कंट्री से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज तो कोई मतलब नहीं है, और टोटल वर्किंग पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब बताइए इसमें से क्या होगा, ए और बी में से? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री या टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ना ही कोई 1 या 5 या 10 साल का बच्चा कमा रहा है, इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये हम बोल तो देते हैं ऐसे फ्लो में कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री होगी, ठीक है, बट जो नेशनल इनकम होती है वो तो वर्किंग पॉपुलेशन ही होगी, ठीक है। बोलने का मतलब है कि जो काम कर रहे हैं, जो पैसा को कमा रहे हैं, जो मनी को, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पैसा बना रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं या बना रहे हैं की बात है, कि जैसे हम कहीं पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसा टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो हम पैसे को इनकम को उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हम फिर उसके लिए अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या सेव कर रहे हैं, तो वो चीजें चल रही है, बट है तो वो वर्किंग एज ग्रुप। तो वर्किंग एज ग्रुप एक्चुअल में देखा जाए तो ये 15 से बोल सकते हैं आप, ठीक है, 15 साल से ऊपर और 65 साल तक मैक्सिमम, ठीक है। बाकी देखो इस एज ग्रुप के बाद जो पेंशन मिलती है वो चीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बंदा 65 के बाद जो है वो जॉब वगैरह नॉर्मल व्यक्ति तो हर कोई छोड़ देता है, नॉर्मली छोड़ने ही पड़ता है। अगर हम बच्चों को और बूढ़ों को भी इंक्लूड कर लेंगे जो एक्चुअली कमा नहीं रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो डिपेंडेंट है, तो फिर वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए
टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। हालांकि ये पूरे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे, और इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मॉर्निंग में देखते हैं क्वेश्चंस।